ओके बेटा, तो हमने शायद पहले 5 क्वेश्चन जो हैं इनकी मार्किंग कर ली थी, कंफर्म कर लेते हैं। किससे कंफर्म करें? हमजा बेटा अनम्यूट करो जरा। यस सर, हमने 5 कर लिए थे। यानी हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके बेटा, sir. ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ओके बेटे जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि व्हाट थ्रेट्स आर देयर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज अ एयर प्लूटेंट। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लें, पेज नंबर 125 पे होगा, पेज नंबर 125। जी बेटे, ये आपको ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इफेक्ट्स मिलेंगे, और इसमें जो पहले वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने यहाँ पर आंसर के तौर पर लिखना है, जिसमें वो आपसे कहता है कि SO2 is a colorless gas having irritating smell and it causes suffocation, irritation and severe respiratory problems to asthmatic people। ठीक है, क्योंकि उसने बेटा ह्यूमंस के हवाले से बात की हुई थी कि व्हाट थ्रेट्स आर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू SO2 गैस एज अ एयर प्लूटेंट, तो इसका यही पॉइंट होगा। क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है ना, वो बेटा बिल्डिंग्स और वेजिटेशन के ऊपर है, तो इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। ओके जी, तो इसमें आपने सिर्फ पहले वाले करना है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 125 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो कहते हैं विच एयर प्लूटेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका आंसर आप यहीं पर लिख लें, इसका आंसर आपने यहीं पर लिखना है बेटे। आंसर मैं बोल रहा हूं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिखेंगे CO एंड CO2, सिंबल्स लिख लें ब्रैकेट में, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ब्रैकेट में CO एंड CO2 आर प्रोड्यूस्ड ऑन एनारोबिक composition of organic matter, are produced on anaerobic decomposition of organic matter। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपकी यहीं से अब स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ब्रैकेट में CO एंड CO2, इसकी जगह R कर लें, आर प्रोड्यूस्ड ऑन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये इसका आंसर होगा। ओके बेटे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। इसका आंसर आप मार्क कर लें बेटा, पेज नंबर 128 पे। इसका थर्ड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, इसका थर्ड पॉइंट पेज नंबर 128, इफेक्ट ऑन सॉइल की हेडिंग लिखवाई थी मैंने। थर्ड पॉइंट ये वाला इसका आंसर है बेटे, पेज नंबर 128 पर थर्ड पॉइंट है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वो आपसे कहता है पॉइंट आउट टू सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, पॉइंट आउट टू सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। भाई ओजोन डिप्लेशन के कोई से 2 सीरियस इफेक्ट्स आपने बताने हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 पे आपको मिलेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ये 4 लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से कोई से भी 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी सीरियस हैं बेटे। या फिर फर्स्ट 2 कर लें, वो भी ठीक है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, इसमें से कोई से 2 आप लिख सकते हैं, फर्स्ट 2 कर लें, वो भी ठीक है।
नेक्स्ट है, how is ozone layer formed in stratosphere? How ozone layer is formed in stratosphere? मेंशन कर लें वहां पर पेज नंबर 129, पेज नंबर 129। इसमें जो फॉर्मेशन लिखवाई थी मैंने, जहां पर लिखा हुआ है कि ओजोन इट इज फॉर्म, इट की बजाय आप लिखेंगे ओजोन। ओजोन इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। और इसके साथ ये क्वेश्चन आपको लिखनी होगी, ये इसका आंसर है बेटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे लिखा हुआ है वाई दी 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन दी ट्रोपोस्फेयर। इसका आंसर भी आप यहीं पर लिख लें बेटा, क्वेश्चन से ही आप इसका आंसर ले लेंगे। 75% of the atmospheric mass lie within troposphere because of force of gravity या gravitational force। 75% of atmospheric mass lies within troposphere because of gravitational force of earth। ये इसका आंसर है, ये आप यहीं पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लेटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन को कैसे डिप्लेट कर रहे हैं, उसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 130। ठीक है, इसका आपको मिलेगा पेज नंबर 130। इसमें ये जो हाउएवर वर्ड लिखा हुआ है ये आप काट दें और आप स्टार्ट डायरेक्ट करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट्स इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। These compounds leak in a one-way air escapes and diffuse to stratosphere. Ultraviolet radiation breaks CCl bond in CFCl3 and generates chlorine-free radical as। और यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना होगा इन 3 क्वेश्चंस तक। यानी कि यहाँ से लेकर आपके पास जो आंसर है वो बेटा ये कंप्लीट पैराग्राफ है, जिसमें ये हाउएवर का वर्ड मैंने कटवा दिया कि ये आपने नहीं लिखना। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और बेटा इन 3 इक्वेशंस तक इसका आंसर चलेगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चंस की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर जो है ना ये आप एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिनरेशन। ये एक बॉक्स है बेटा, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन जो है ना दरअसल ये एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है ना, यानी कि ये जो गार्बेज होता है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इनको जो है ना वो बेटा बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता है और हीट करके इनको जो है ना इनका जो सॉलिड वेस्ट है उसको 80 to 85% जो है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ऐश। ऐश बोलते हैं राख को। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल गैसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और इससे हीट बनती है और इसी हीट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बेटा जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, ठीक है, उनसे हीट बनाकर उससे हम लोग बेटा वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे टर्बाइंस चलाई जा सकती हैं। तो दिस कंप्लीट मेथड इज नोन एज इंसिनरेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, incineration is a waste treatment process that involves in the burning of solid waste at a high temperature between 650 degrees Celsius to 1100 degrees Celsius in incinerators। incinerators यानी वो रूम समझ लें, वो एरिया समझ लें जहां ये प्रोसेस होगा। Incinerators reduce the solid mass of original waste by 80 to 85% and convert the waste materials into ash, fuel gases and heat। Although the volume of solid waste reduced to effectively by incineration, it produces highly poisonous gases and toxic ash। The fuel gases include dioxins, furans,
sulfur dioxides, carbon dioxide, carbon monoxide, हाइड्रोक्लोरिक एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। यानी वो ये कह रहा है कि इंसिनरेटर्स के अंदर ये तमाम ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो बेटा हमारे लिए जो है वो बेटा डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है बेटे। तो एमसीक्यूज जरा निकाल लीजिएगा अब आप लोग पेज नंबर 134। ठीक है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो इसके आंसर्स जो है ना वो बेटा साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने इसको टिक करते जाना है। अब आपके साथ कन्वर्सेशन का टाइम चूंकि थोड़ा सा कम है तो शायद ना हो पाए इस तरह से। तो सबसे पहला एमसीक्यू है दी अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर्स मास लाइज विद इन। तो इसकी जो ऑप्शन आएगी वो बेटा 30 किलोमीटर आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन कि 99% जो एटमॉस्फेरिक मैस है वो कहाँ होता है बेटा विद इन 30 किलोमीटर। और उसका 75% जो मैस है वो आपने पढ़ा था कि वो 12 किलोमीटर के अंदर होता है यानी विद इन ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, वो कहता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। तो आपने अपने एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर की वेरिएशंस की बेस पर 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, दैट इज 4। ठीक है, तो सेकंड की डी ऑप्शन आएगी बेटे। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस के फौरी बाद वाला जो बेटा है आपके पास रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर। माँ बेटा मैं अभी आपको ना बात करता हूँ आपसे। ठीक है, ये आप एमसीक्यूज को मार्क करो पहले। तो थर्ड की ऑप्शन जो है वो बेटा डी ऑप्शन आएगी। डी इज अ राइट ऑप्शन, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। थर्ड एमसीक्यू की डी ऑप्शन है बेटे। फोर्थ एमसीक्यू वो कहता है ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसकी ए ऑप्शन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। ये आपने ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो पॉइंट डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नंबर 5, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता जा रहा है और इसकी वजह क्या है बेटे। बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। नंबर 6 वो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा इफेक्ट ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसमें से बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग फूड चेन्स। ठीक है, फूड चेन्स का बढ़ना ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट नहीं होगा। बाकी तीनों इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस के लिखे हुए हैं। टेम्परेचर का बढ़ना, फ्लड रिस्क, ठीक है, इनका ज्यादा होना, सी लेवल का बढ़ना। बी ऑप्शन जो है वो आपकी राइट ऑप्शन होगी। तो जी बेटा 5 मैं भी आपसे जो है ना डिस्कशन करता हूँ बेटे। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज नंबर 7। नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ CO2 गैस। इसकी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है 7th की कि जो नॉर्मली रेन वाटर है वो एक वीक एसिड होता है और उसकी वजह क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी जो है ना वो राइट ऑप्शन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बेटा डैमेज होती जा रही हैं और एसिड रेन की वजह से, क्योंकि ये बिल्डिंग्स के किस हिस्से पर अटैक करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो हमारी तारीखी इमारत है, उन पे मार्बल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और जो एसिड होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को फौरी तौर पर डिसॉल्व कर देता है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन आएगी कैल्शियम कार्बोनेट। Number 9, acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of, D ऑप्शन है इसकी, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल आपने एसिड रेन के पहले पॉइंट में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम मेटल जो है दे क्लॉग फिश गिल्स व्हिच कॉजेस सफोकेशन एंड अल्टीमेटली देयर डेथ। तो डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 10 वो कहता है ओजोन इज अ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट। ओजोन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वाई, बिकॉज बी ऑप्शन पे देखिएगा
एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस। एमसीक्यू नंबर 11 देखिएगा, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो इसमें से ए ऑप्शन नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि ये नाइट्रोजन किसी भी तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती। ओजोन भी एयर पोल्यूटेंट होता है, याद रखिएगा। ओजोन की ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो बेटा आपकी आइस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, विजिबिलिटी को कम करती है और बेटा सफोकेशन क्रिएट करती है, इसलिए वो भी एयर पोल्यूटेंट में आता है, जबकि नाइट्रोजन एयर पोल्यूटेंट नहीं होता। तो ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ 11th एमसीक्यू। नंबर 12, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय, इसकी बी ऑप्शन है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना इनको डैमेज कर रही है। नंबर 13, इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड बाय, ए ऑप्शन है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स वेपर्स, ठीक है। ये आपने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था कि जो जमीन है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, तो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, इसकी ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस कर रही है। ओके बेटा, तो इसकी राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट अब आप देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है बेटे नंबर 15, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कौन सी गैस है जो जमीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है, और वो है आपके पास ओजोन। ओजोन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 15 एमसीक्यू का ओजोन राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नंबर 16, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन, बी ऑप्शन पे देखिएगा इंक्रीज क्रॉप्स प्रोडक्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 16 एमसीक्यू, द राइट ऑप्शन इज बी, increase crops production. Number 17, which one of these pollutants are not found in car exhaust fumes, बेटा जो कार के एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं होता, तो बी ऑप्शन है ओजोन, ठीक है। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 17 की बी ऑप्शन आएगी ओजोन। नंबर 18, the process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates in the soil is called, तो इसकी ऑप्शन है बेटा फिक्सिंग, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, जब नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहाँ बी ऑप्शन आएगी फिक्सिंग। नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, ए ऑप्शन को जरा देखिएगा, वो कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है, कि बेटा जो अर्थ सरफेस इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 9। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 20 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होती है क्योंकि, सी ऑप्शन देखिएगा, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। तो दीज आर योर एमसीक्यूज। अब अगर किसी का एमसीक्यू छूट गया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।